आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के एक एप्लीकेशनल टॉपिक हाइट्स एंड डिस्टेंस पे चर्चा करेंगे। वैसे तो ये क्लास 10 में सबसे लास्ट में पढ़ाई जाती है, बट हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ेंगे और बाद के सेक्शंस को इसके बाद में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। हाइट्स एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 6 हैं हमारे पास टोटल। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इनका पूरा नाम SINE साइन होता है। ये कोसाइन, ये टेंजेंट, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये कोटेंजेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इनका रेशियो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, एक्चुअली वो क्या होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए हैं। नाम दोनों का आप ABC पढ़ सकते हैं, बट दोनों में ये जो एक एंगल है थीटा, उसका पोजिशन अलग अलग है। यहाँ पे ये एक एंगल थीटा नीचे में है और यहाँ पे ऊपर में है। ठीक है, और ये एंगल C दोनों ही ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले जो एक छोटी सी कंफ्यूजन ये होती है कि बेस किससे लेना है और परपेंडिकुलर किससे लेना है, तो पहले हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, ये यदि 90 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल हमें एक्स्ट्रा एक दिया गया है, तो जो एंगल हमें दिया गया है और जो 90 डिग्री का एंगल है उस राइट एंगल ट्रायंगल में, उन दोनों एंगल को मिलाने वाला जो साइड होता है, यानी कि एक ऐसा साइड जो राइट एंगल और जो एक एंगल हम लोगों को दिया जा रहा है उन दोनों पे कॉमन हो, उस साइड को हमेशा बेस लिया जाता है। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये हम लोगों का बेस हो जाएगा, इसे हम लोग शॉर्ट में B लिख दें। अब वही चीज यदि हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये नीचे वाला बेस नहीं होगा। आमतौर पर बच्चे शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नीचे है वो बेस है, बट वैसा नहीं है। एंगल जो हम लोगों को दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का बेस और परपेंडिकुलर डिफाइन होता है। तो बेस को मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो 90 डिग्री का एंगल है और जो एंगल हम लोगों को दिया गया है अलग से, उन दोनों पे जो साइड कॉमन है, यानी कि उन दोनों एंगल्स को मिलाने वाला जो साइड है, उस साइड को हम लोग बेस कहेंगे। तो यहां पर ये एंगल यहां पे दिया गया है और ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को मिलाने वाली साइड ये वाली है, तो ये वाली इस ट्रायंगल में बेस कहलाएगी। शॉर्ट में B लिख दे। और जो एंगल दिया गया है उसके ठीक सामने जो साइड है, जो एंगल दिया गया है उसके ठीक सामने जो साइड है, या दूसरे शब्दों में 90 डिग्री से रिलेटेड एक और साइड जो बची हुई है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो 90 डिग्री से रिलेटेड 2 एंगल है, सॉरी 2 साइड है। एक साइड तो ये वाला है और एक साइड ये वाला है। ये वाला साइड हम लोगों का डिफाइंड हो चुका है कि ये बेस होगा, तो जो दूसरा साइड बच गया वो हम लोगों का परपेंडिकुलर होगा। इसमें ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, इसके से रिलेटेड 2 साइड्स एक इधर और एक इधर है। ये साइड ऑलरेडी डिफाइंड हो गया कि ये बेस होगा, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। इसे हम लोग शॉर्ट में P कह दें। और 90 डिग्री की जो एंगल है, इसके ठीक सामने का जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस है। इसे हम लोग शॉर्ट में H कह दें। इसमें भी इसके ठीक सामने का जो ये साइड है ये हाइपोटेनस है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, इनका किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ रेशियो होता है। ठीक है, तो वो रेशियो क्या होता है उसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबके साथ में नहीं जानेंगे, इनके सामने में जो लिखी गई है उनका आपस में कुछ रिलेशनशिप है, और वो रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है, इनवर्स का रिलेशनशिप है। तो पहले हम लोग उसे देख लेते हैं कि साइन का कोई भी एंगल, हम लोग फिलहाल थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का इनवर्स है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। इसका उल्टा भी सही है, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा।
उसी प्रकार से कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और इसका उल्टा भी सही होगा, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। उसी प्रकार से टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हम लोग कहें टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और इसका उल्टा भी सही है, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। तो ये आपस में इनका रिलेशनशिप है, और इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे अभी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये इनका पूरा नाम नहीं है, ये शॉर्ट में लिखा गया है, तो इसको भी कहीं लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा है, तो साइन का पूरा नाम में सिर्फ एक ई जुड़ा हुआ है, कॉस में ये साइन आ गया है, इसे हम लोग शॉर्ट में साइन कहते हैं। कुछ लोग इसको सिन पढ़ते हैं, सिन नहीं पढ़ा जाता है, इसको साइन पढ़ा जाता है। कॉसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखा पढ़ा जाता है, टेंजेंट को शॉर्ट में टैन लिखा पढ़ा जाता है। उसके बाद है कोसिकेंट, शॉर्ट में हम लोग कॉसेक कह लें, सीकेंट इसे हम लोग सेक कहते हैं, और लास्ट है कोटेंजेंट, इसे हम लोग कॉट कह लें। चलिए हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, बेसिकली 3 और 3 उनके इनवर्स, तो इनका किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो किस प्रकार का होता है वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है, ठीक है। जैसे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला BC बाय हाइपोटेनस ये है, ये वाला AB, तो ये BC बाई AB जो होगा वो इस ट्रायंगल का साइन थीटा का वैल्यू होगा। इसका जो भी लेंथ है, इसका जो भी लेंथ है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, दिस लेंथ बाई दिस लेंथ कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम लोगों का इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू देगा। यहाँ पे अलग अलग एंगल पे उसका वैल्यू अलग अलग आएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे कभी। तो फिलहाल हम लोग लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और आप दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर हम लोगों का BC है और हाइपोटेनस हम लोगों का AB है। ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। उसी प्रकार से कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाई हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस को हम लोग B कह रहे हैं, हाइपोटेनस को हम लोग H कह रहे हैं, तो ये B/H हो गया। दोनों ट्रायंगल्स में B/H AC बाई AB है, और टैन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है, यानी कि P/B के बराबर होगा, और P हम लोगों का BC है और B हम लोगों का AC है। तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए टैन थीटा का वैल्यू BC/AC होना चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर BC है, यहाँ भी परपेंडिकुलर BC है, और बेस AC है, यहाँ भी बेस AC है। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि साइन थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा का इनवर्स होता है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1/साइन थीटा कर देंगे, तो हम लोगों को कॉसेक थीटा मिल जाएगा। तो हम लोग करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/P/H, यानी कि H/P, और यहाँ पर भी उलट जाएगा, AB/BC हो जाएगा ये, तो इसे लिख दें AB/BC। उसी प्रकार से सेक थीटा जो होगा वो 1/B/H होगा, 1/B/H, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, H/B, और इसका भी वैल्यू उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा AB/AC, AB/AC, और कॉट थीटा को लिखेंगे 1/P/B, 1/P/B, और इसको हम लोग लिखेंगे B/P, और ये हो जाएगा AC/BC, AC/BC। तो चूंकि एक दूसरे का इनवर्स है, तो यदि एक को याद रख लिया जाए तो ये दूसरा जो है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। और हाइट्स एंड डिस्टेंस में पढ़ने के लिए और एक चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो है
कुछ एंगल्स पे इनका वैल्यू क्या होता है, साइन का, कॉस का, टैन का, जो इनका वैल्यू होगा उन स्पेशल एंगल्स पे उसके जस्ट इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो आपको कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग कुछ सर्टेन एंगल्स पे ही देखेंगे, बाकी सारे एंगल्स पे नहीं देखेंगे, उसके लिए अलग से चैप्टर है। ठीक है, हम लोगों को फिलहाल हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग बस उतना ही देखेंगे। तो हम लोग को हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए बेसिकली 3 एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग वही 3 एंगल फिलहाल देख लेते हैं। उन 3 एंगल्स में एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है 45 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। क्लास 10th के हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए हम लोगों को इन्हीं 3 एंगल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैन का वैल्यू। टैन का वैल्यू 30 डिग्री होगा तब क्या उसका वैल्यू आएगा, टैन का एंगल 45 डिग्री पे क्या आएगा और टैन का 60 डिग्री पर क्या वैल्यू आएगा। सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद साइन और कॉस को भी देख लेंगे। तो टैन, देखिए इसको याद करने का तरीका के हिसाब से ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टैन 45 डिग्री का वैल्यू सबसे आसान होता है जिसको कि हम लोग 1 बोलते हैं। ओके, तो टैन का वैल्यू 45 डिग्री पे 1 आया और टैन का वैल्यू अब आपको याद करना है 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कितना आएगा। तो आप ये बताइए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो मजाक हो जाएगी। 30 डिग्री और 60 डिग्री में सब जानते हैं 30 डिग्री छोटा है, 60 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू लिखता हूँ, 1/√3 और √3। ठीक है, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। अब ये रिलेशनशिप की चर्चा क्यों हुई, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे √3 लिखना है या यहाँ पे √3 लिखना है। मीन्स tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा या √3 होगा। ये तो कंफर्म है कि √3 से रिलेटेड है क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगा। ठीक है, बट होगा कौन सा, √3 वाला 60 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, या 1/√3 वाला 30 डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा, ये कंफ्यूजन होती है। तो देखिए 1/√3 और √3 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो 1/√3 छोटा है और √3 बड़ा है। तो सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि जो छोटा डिग्री है उस पर छोटा वैल्यू असाइन करना है और जो बड़ा डिग्री है उस पर बड़ा वैल्यू असाइन करना है। उम्मीद है आज के बाद से आप गलती नहीं करेंगे। तो tan का जो वैल्यू होगा उसका 1 वैल्यू करने पर हम लोगों को cot का वैल्यू मिल जाएगा। तो यदि इसको हम लोग इनवर्स एक बार और कर दें तो ये √3 ऊपर आ जाएगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करना है सिर्फ tan का वैल्यू, उसमें भी सिर्फ 2 पोजीशंस पे, उसमें भी मेरे ख्याल से अभी तक याद हो गई होगी कि √3 से रिलेटेड ही वैल्यू लेना है और छोटे एंगल पे √3 का छोटा मान यानी कि 1/√3 और बड़े एंगल पे √3 का ओरिजिनल मान यानी कि √3 को रखना है। ठीक है, कॉट का वैल्यू tan का इनवर्स होता है यानी कि 30 डिग्री पे जो भी वैल्यू आया उसका 1 लेंगे यानी कि √3, यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे √3 का 1 करेंगे, इनवर्स करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉसेक और सेक को फिलहाल छोड़ देंगे, हम लोग बस साइन और कॉस की चर्चा कर लेते हैं। वैसे कॉट की भी हम लोग बहुत कम यूज करेंगे, हम लोग सब क्वेश्चन को tan पे भी बना सकते हैं। चलिए साइन और कॉस की चर्चा कर लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और कॉस का वैल्यू, अगर आपको साइन का वैल्यू याद हो जाए तो आप कॉस का वैल्यू को भी याद कर सकते हैं। दोनों में देखिए कितना अच्छा रिलेशनशिप है, यहाँ पे √3/2, ये तो 1/√2 ही है और यहाँ पर 1/2। ठीक है, देखिए साइन का 30 डिग्री में वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री में 1/√2 है और 60 डिग्री में √3/2 है। और इसी को उल्टा लिख लिए यानी कि जो पीछे है उसको आगे कर लिए, तो ये √3/2 यहाँ पे आ गया, क्रॉस हो गया, 1/√2 का 1/√2 में ही पोजीशन रहा और 1/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, कॉस के केस में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने एप्लीकेशन पे यानी कि हाइट्स एंड डिस्टेंस पे, कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। उसके लिए हम लोगों को 2 चीज और जाननी है। एक है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन
और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेट करने का मतलब होता है ऊपर उठना, तो एलिवेशन मतलब ऊपर उठने से संबंधित। तो मान लेते हैं कि किसी भी नीची जगह से यदि हम लोग ऊपर की किसी जगह की किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लोग ग्राउंड लेवल का जो सरफेस है उसके उसके साथ में एक एंगल यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, हम नीचे खड़े होकर के ऊपर किसी चीज को देखेंगे तो ये जो मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के साथ में यहाँ पर एक मेरा एंगल बनेगा। ये जो चीज है जिस लाइन पे देखी जा रही है इस चीज को, उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, और इस लाइन ऑफ साइट का इस ग्राउंड लेवल के साथ में जो भी एंगल बनता है, मान लेते हैं हम लोग अल्फा बनता है यहां पर, तो ये जो अल्फा एंगल है इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है नीची जगह से ऊपर की किसी चीज को देखना। उस कंडीशन में जो ग्राउंड लेवल के साथ में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन वर्ड से तो हर कोई परिचित है ही आप लोग। डिप्रेशन में हूं यार, बहुत मतलब जब आदमी डाउन फील करता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन वर्ड का मीनिंग डाउन से है, यानी कि ऊपर की किसी जगह से नीचे की किसी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो उस समय ग्राउंड लेवल के साथ में, अब यहाँ पे तो ग्राउंड लेवल है नहीं, ग्राउंड लेवल तो नीचे में कहीं पर है, तो ग्राउंड लेवल के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है जहां कहीं भी ग्राउंड लेवल नहीं दिया रहता है या हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर कहीं पे रहते हैं। ठीक है, तब हम लोग ग्राउंड लेवल के पैरेलल एक वर्चुअल लाइन को ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के साथ में जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का, उसको हम लोग बोलेंगे, ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। हम लोग यहाँ पर की किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि आप किसी छत पर हैं और छत से नीचे किसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी छत पे खड़े होकर किसी नीचे किसी को देखेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं कि किसको देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये जो लाइन बना, इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहेंगे और ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो वर्चुअल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है उसके साथ में इस लाइन ऑफ साइट का जो एंगल यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पे बीटा लिखे हैं, ये एंगल हम लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, वैसे इस एंगल का यूटिलाइजेशन डायरेक्ट नहीं होता है। हम लोग ट्रायंगल में या सॉरी ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो भी पेयर्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो बीटा यहाँ पे बन रहा है उसी के वैल्यू के बराबर का एक एंगल यहाँ पे भी बनेगा बीटा। ठीक है, तो फिर से हम लोग वहीं पे पहुंच गए, एंगल ऑफ एलिवेशन के जैसा ये केस हो गया। यानी कि आप ऊपर से किसी को नीचे देख रहे हैं तो नीचे वाला भी आपको ऊपर देख रहा है उसी एंगल से, या देख रही है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे इसी एंगल पर। हम लोगों को ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ हो या यहाँ पे दिया हुआ हो, काम तो हम लोग ज्यादातर केसेस में यहीं पर के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एंगल ऑफ एलिवेशन की और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। चलिए छोटा सा कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और वैसे आज हम लोग क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे आज के वीडियो में, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बस आज हम लोग थ्योरी कर रहे थे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। चलिए देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि कहा गया कि कोई एक टावर है, उस टावर के टॉप पर कोई एक बत्ती जल रही है और उस बत्ती को कोई एक छोटा सा बच्चा है वो ग्राउंड लेवल से देख रहा है और खुश हो रहा है। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का टावर है, ये टावर का फुट है, और यहाँ पे कोई एक बच्चा है, चाइल्ड है मान लेते हैं, वो इस बत्ती को जो जल बुझ रहा है उसे देखता है और खुश होता है। तो वो जो बच्चा है वो जब ऊपर की किसी चीज को देखेगा तो ये उसका लाइन ऑफ साइट हो गया टीसी, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। तो ग्राउंड लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल मान लेते हैं हम लोग को दिया गया है 30 डिग्री का। 30 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, ये 60 कर देते हैं, 60 डिग्री का। और सामान्य कंडीशंस में जब भी हम लोगों को कोई एक स्पेशल केस ना दिया गया हो कि टावर किसी एक सर्टेन एंगल पर झुका हुआ है या गिर रहा है, इस तरीके की कोई बात अगर ना हो तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। क्लास 10th के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि सारा ये टावर, पेड़, बिल्डिंग, ये सब परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए, यदि ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल हम लोगों को दिया जा रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को मिलाने वाली ये जो साइड है FC, ये FC हम लोगों का इस ट्रायंगल में बेस हो गया, ठीक है, ये हो गया बेस। और अब हम लोग 90 डिग्री से रिलेटेड दो साइड्स में से एक साइड को डिफाइन कर चुके हैं कि वो बेस हो गया, तो दूसरा जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया। और दूसरे तरीके से जो एंगल दिया जा रहा है उस एंगल के ठीक सामने की भुजा या साइड, तो ये एंगल हम लोगों को 60 डिग्री एंगल C के रूप में दिया गया है। तो इसके ठीक सामने की भुजा ये है, भुजा यानी साइड, ये TF है, तो TF हम लोगों का परपेंडिकुलर हो गया। और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा यानी कि 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट जो साइड है वो हम लोग का हाइपोटेनस है। अब आपसे पूछा जाएगा कि टावर का हाइट बताइए, तो टावर का हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को कोई एक चीज दी जाएगी और मान लेते हैं कि दी गई है कि टावर से वो बच्चा सर्टेन डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं कि टावर से वो बच्चा 3√3 डिस्टेंस पर है, ठीक है। मान लेते हैं कि टावर से वो बच्चा 3√3 मीटर डिस्टेंस पर है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि टावर का हाइट क्या है, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों को कौन से रेशियोज को यूज करना पड़ेगा? P और B को, क्योंकि B दिया गया है इसको तो यूज करना ही है, P निकालना है तो इसको भी यूज करना है। तो P और B से रिलेटेड रेशियो tan में आता है और tan थीटा का वैल्यू होता है P/B। थीटा की जगह में यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू असाइन करेंगे और P की जगह में फिलहाल हम लोग TF लिख दें और B की जगह में हम लोग 3√3 लिख दें, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू आप याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो ऊपर देख सकते हैं √3 है, तो √3 इज इक्वल टू TF हो गया, TF/3√3। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि TF जो है वो ये 3√3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 और √3 मिलकर के 3 हो गया और 3 × 3 9 हो गया, तो ये 9। और यूनिट क्या है इसका? तो 3√3 का यूनिट मीटर था, तो इसलिए ये भी मीटर है। तो 9 मीटर की ऊंचाई आई इस टावर की, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का एक क्वेश्चन हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन पे भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। इसमें यदि ये निकालना होता, ये दिया हुआ होता, तब भी हम लोग tan ही यूज करके इसको बना सकते थे, ठीक है। आप cot भी यूज करके बना सकते हैं, बट हम लोग एक में ही रहें तो कंफ्यूजन होने की संभावना थोड़ी कम होती है। चलिए मान लेते हैं कि आप छत पे टहल रहे हैं, अपने गमले में लगे फूलों को पानी पटा रहे हैं और अचानक से नीचे कुछ आपको आपके पसंद की चीज नजर आ जाती है। आप अपने हिसाब से असाइन कर लीजिए वो आप चीज क्या हो सकती है, जीवित या निर्जीव, ठीक है। तो आपकी नजर उधर, ठीक है। अब जब आपकी नजर उधर गई तो आपके लिए लाइन ऑफ साइट ये हो गया, ठीक है। ये आपकी पसंद की कोई एक चीज है, फेवरेट ऑब्जेक्ट, इधर लिविंग और नॉन लिविंग, आप जाने। और यहाँ पे आप हैं, यू, ये आपकी बिल्डिंग का तल है, फुट है, ठीक है। तो सामान्य प्रश्नों में ये 90 डिग्री पे ही होगा जब तक कुछ स्पेशल कंडीशन ना दिए जाए, ठीक है। अब जब आपकी नज़र इधर गई तो ये आपका लाइन ऑफ साइट बना, तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हम लोगों का एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कहानी यहाँ पे बनता है। उसके लिए हम लोगों को ग्राउंड लेवल के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और उस पैरेलल लाइन के साथ में जो वर्चुअल है उसके साथ में एक एंगल यहाँ पे बना,
और मान लेते हैं कि ये एंगल आपका 60 डिग्री, इसको भी फिलहाल हम लोग मान लें, या 30 डिग्री मान लेते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा 60 डिग्री पे अटक गया है घड़ी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, वैसे 30 डिग्री का दिख नहीं रहा है तो 45 डिग्री के आसपास, बट कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। तो इस एंगल का काम बस इतना है कि फिगर में आपको इसको एक बार दिखाना है, उसके बाद आपको यहीं पे घूम करके आना है कि यहाँ पर का भी एंगल 30 डिग्री पे ही होगा, यानी कि जो बात इधर है इधर के लिए शायद वही बात इधर भी है इधर के लिए। तो आप डिसाइड कर लें कौन सी बात है, ठीक है। तो आप देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये एक एंगल दिया गया है, तो हम लोगों का यहाँ पे बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। क्यों भाई? तो जो एंगल दिया जाता है और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको मिलाने वाली साइड हमारी बेस होती है, और जो एंगल दिया गया है उसके ठीक सामने का साइड या 90 डिग्री के साथ में असाइंड एक और साइड जो बच गया है वो परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के ठीक सामने का साइड हाइपोटेनस है। अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो बिल्डिंग है, यानी कि आप जिस पोजीशन पर हैं उसका हाइट जमीन से, मान लेते हैं उसका हाइट जमीन से दिया गया है, हम लोग इसको मान लें 2√3 मान लें। √3 का ही इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 1/√3 आता है और √3 आता है वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा भी नहीं, ठीक है। फिलहाल हम लोग समझने के लिए मान रहे हैं, तो ये 2√3 मीटर इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है कि आपके बिल्डिंग से आपके पसंद की वो वस्तु लिविंग या नॉन लिविंग कितनी दूर पर है, ठीक है। तो उसे कैसे निकालेंगे हम लोग फिलहाल tan को ही यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का कहानी है। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम लोग tan यूज करेंगे। एंगल है 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री रख लें, और tan 30 डिग्री का वैल्यू अच्छा यहाँ पे यूज करेंगे। फिलहाल tan थीटा का वैल्यू p/b होता है, तो p की जगह में आपका वैल्यू है 2√3 मीटर, और b आपको निकालना है bf। देखिए कुछ नाम में भी मैजिक है क्या। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दें 1/√3 इज इक्वल टू 2√3/bf। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो bf 1 से मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों को bf देगा, तो ये bf हो गया, और √3 इधर आ गया, 2√3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 3 होगा, और 3 × 2 6 हो गया, तो ये 6, और यूनिट यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर हो गया। तो मान लेते हैं कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो आपका बेस्ट फ्रेंड आपके बिल्डिंग से 6 मीटर की दूरी पर है, यानी कि आपको टोटल यहाँ से यहाँ आना होगा और यहाँ से यहाँ जाना होगा। तो आप कितना डिस्टेंस मूव करेंगे ये आप हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात। अब एक छोटा सा एक मैजिकल चीज को हम लोग देखेंगे, और वो मैजिकल चीज क्या है कि ये 45 डिग्री का यदि केस बनता होता तब क्या होता कहानी। देखिए मान लेते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में कहानी कुछ इस प्रकार से बनी कि यहाँ पे का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो यदि ये 90 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री ही होना चाहिए, तभी जाके 180 होगा। तो 90 डिग्री होने के लिए ये ऑलरेडी 45 हो चुका है, तो अब इसको भी 45 ही होना पड़ेगा। तो आप चाहें तो तीनों को ऐड कर लें, 45 45 90 हो गया, 90 90 180 हो गया। तो ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके बेस के एंगल सेम होते हैं, या कोई भी दो एंगल सेम होता है, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और उसकी दो साइड्स भी इक्वल होती है, यानी कि ये साइड का जो वैल्यू होगा वही इस साइड का भी वैल्यू होगा। तो अब देखिए ये ज्योमेट्री हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आएगा। मान लेते हैं कि ये कोई एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर में यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, मान लेते हैं ये चिड़िया है, बर्ड, ये ट्री है, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, वो उस पर निशाना लगाता है, ठीक है। और उसका जो लाइन ऑफ साइट है उसका ग्राउंड लेवल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, ये हम लोग अलग से पता किए हैं कि भैया ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब आपको ये दिया गया है, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति पेड़ के फुट से
मान लेते हैं कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, सपोज 12 मीटर पर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि चिड़िया जमीन से कितनी ऊंचाई पर बैठी हुई है, ठीक है, यानी कि चिड़िया की हाइट पता करनी है। तो देखिए आप इसे पहला तो ट्रिग्नोमेट्री वाला ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो tan थीटा, थीटा की जगह में 45 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे ये बेस है, ठीक है, हम लोगों को दिया गया है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो हम लोग निकाल के लाए हैं। तो जो दी गई एंगल है और 90 डिग्री का जो बीच का जो साइड होता है उसको हम लोग बेस लेते हैं। तो ये हम लोग का बेस है, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा। तो फिलहाल हम लोग परपेंडिकुलर को यहाँ पे TB लिख दें, और बेस हम लोग का 12 है, ठीक है। और tan 45 डिग्री, 45 डिग्री पे tan का वैल्यू 1 होता है, तो 1 = TB बाई 12। 12 इधर आकर के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो TB का वैल्यू 12 और यूनिट मीटर, इतना ही सेम वैल्यू आ गया, 12 मीटर 12 मीटर, ठीक है। यानी कि जो चिड़िया है वो धरती से, जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो ये भी 12 मीटर हम लोग यहाँ पे लिख दें। अब देखिए ये मैजिक हुआ क्यों? क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 हुआ। हम लोग इसको ज्योमेट्री से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यदि ये 45 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, क्योंकि इस एंगल को 45 होना पड़ा तीनों का सम 180 होने के लिए। तो जब दो एंगल्स बराबर हो गए तो दो साइड्स भी बराबर होंगे, तो इस साइड का जो वैल्यू है वही इस साइड का वैल्यू है। और एक कहानी देखिए कि यदि 45 डिग्री का एंगल होता है तो आप परपेंडिकुलर और बेस को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। किसी को बेस लीजिए, किसी को परपेंडिकुलर लीजिए, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है, ये भी 45 हो गया, तो आप इसको भी अपना एक एंगल मान करके इसको बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बनाते समय हम लोग सामान्यतः ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए जो जरूरी बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे इसमें, और मज़ा आएगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।